नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां बात होगी उस मुद्दे की जिसने बिहार की राजनीति में नई बहस को जन्म दिया है और साथ ही खड़ा कर दिया है एक बड़ा सवाल। क्या हम सच में अपने राष्ट्रीय गान एवं प्रतीकों का सम्मान करते हैं? 20 मार्च 2025 स्थान पटना का पाटलिपुत्र खेल परिसर, अवसर शेपक टाकरा वर्ल्ड कप का उद्घाटन समारोह। राष्ट्रगान की धुन बज रही थी, जन गण मन, और ठीक उसी समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने प्रधान सचिव से बातचीत करते हुए कैमरे में कैद हो गए। वो क्षण कैमरे से निकलकर सीधे सोशल मीडिया की अदालत में पहुंचा, जहां आलोचना, व्यंग और राष्ट्रभक्ति की बहस ने आग पकड़ ली। लेकिन ये मामला केवल एक वायरल वीडियो का नहीं है, बल्कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के प्रति हमारी संवेदनशीलता, समझ और जिम्मेदारी की असल परीक्षा है। आइए जानते हैं संक्षिप्त में राष्ट्रगान का इतिहास। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार गाया भारतो भाग्य विधाता, जो आगे चलकर बना हमारा राष्ट्रीय गान। यह गीत मूल रूप से बंगाली में लिखा गया था, कालांतर में इसे संशोधन हुआ और यही गीत बना जन गण मन। 24 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बना, तब राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे आधिकारिक राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। पर क्या इतना जानना काफी है? नहीं, क्योंकि राष्ट्रगान केवल एक गीत नहीं, यह भारत की आत्मा का उद्घोष है। संविधान का अनुच्छेद 51(1) कहता है, हर नागरिक का यह मूल कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। अब सवाल यह है, क्या मुख्यमंत्री इस मूल कर्तव्य का पालन कर रहे थे? क्या सत्ता में बैठे व्यक्ति कानून से ऊपर हैं? आइए अब हम जानते हैं उन कानूनों को जो राष्ट्रगान और ध्वज की गरिमा का रक्षा करते हैं। राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। यह अधिनियम किसी भी व्यक्ति द्वारा राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अपमान को दंडनीय अपराध मानता है। भारत का ध्वज संहिता 2002 यह बताता है कि राष्ट्रीय ध्वज को कहां, कब और कैसे फहराया जाना चाहिए। प्रतीक और नाम अनुचित उपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 यह राष्ट्रीय प्रतीकों के व्यावसायिक राजनीतिक दुरुपयोग को रोकता है। अब उन ऐतिहासिक फैसलों की जिनमें न्यायपालिका ने राष्ट्रगान के सम्मान की परिभाषा तय की। विजो इमैनुएल बनाम केरल राज्य 1986। केरल के 3 छात्र जो जेहोवा विटनेस संप्रदाय से थे, धार्मिक कारणों से राष्ट्रगान नहीं गाते थे, लेकिन वे सम्मान पूर्वक सावधान मुद्रा में खड़े रहते थे। विद्यालय प्रशासन ने उन्हें निष्कासित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में निर्णय दिया और कहा, राष्ट्रगान गाना अनिवार्य नहीं। यह फैसला बताता है कि देशभक्ति भावना से होती है, जोर जबरदस्ती से नहीं। श्याम नारायण चौक से बनाम भारत संघ 2016 याचिका में मांग की गई कि सभी सिनेमा हॉल में फिल्म से पहले राष्ट्रगान बजाया जाए और सभी दर्शक सावधान मुद्रा में खड़े हों। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में अंतरिम आदेश देते हुए यह अनिवार्य कर दिया, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन जहां बजे वहां सम्मान देना आवश्यक है। यह फैसला उस पतली रेखा को दर्शाता जहां स्वैच्छिक सम्मान और राज्य द्वारा थोपे गए आदेशों में अंतर है। अब जरा सोचिए, जब एक आम नागरिक से राष्ट्रगान के दौरान खड़े होने की उम्मीद की जाती है, तो क्या एक मुख्यमंत्री राष्ट्रगान के वक्त बातचीत करके संविधान का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं? यह सवाल है सिर्फ नैतिकता का ही नहीं, बल्कि कानून, मर्यादा और संवैधानिक आचरण का। राष्ट्रगान केवल शब्दों का मेल नहीं, यह भारत की आत्मा का संगीत है। राष्ट्रीय ध्वज कोई कपड़ा नहीं, यह त्याग और बलिदान का गौरव का रंग है। इन प्रतीकों के अपमान केवल कानून का नहीं, पूरे देश के आत्मसम्मान का अपमान है। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी है, चाहे हम जनता हों या फिर जनप्रतिनिधि, हम अपने राष्ट्रगान और ध्वज का सम्मान करें, शब्दों से नहीं, आचरण से। धन्यवाद। इसी प्रकार की जानकारी को जानने के लिए हमारे साथ BPSC Adda 24/7 के साथ जुड़े रहें।